नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे रचनाकार की चर्चा कर रहा हूँ जो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, वो रचनाकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक शोध दृष्टि वाले व्यक्ति थे। साथियों, इनकी रचनाओं में एक अद्भुत सौंदर्य है, कवि जैसी भावुकता इनमें देखने को मिलती है। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्येता हैं, तो इनके रचनाओं में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। साथियों, बात की जाए तो इनका जो एक प्रसिद्ध निबंध है वो है राष्ट्र का स्वरूप। 12वीं हिंदी यूपी बोर्ड में परीक्षा में साथियों लगा है। परीक्षा पाठ्यक्रम की दृष्टि से साथियों देखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप ससंदर्भ सहित व्याख्या। साथियों, प्रस्तुत है सरल शब्दों में राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या। भारत भूमि का निर्माण डॉट 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 पहचान करना आवश्यक है। साथियों, संदर्भ की बात की जाए तो साथियों संदर्भ आखिर क्या है? प्रस्तुत गद्यावतरण प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं साहित्य मनीषी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। यह निबंध जो पाठ्य पुस्तक चल रही होती है कॉलेजों में, उसका नाम लिखा जाता है और उसके संपादक का नाम लिखा जाता है। साथियों, अब इसके प्रसंग की चर्चा की जाए तो क्या है? प्रसंग है कि इस निबंध में लेखक ने यानी वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या की है कि राष्ट्र का स्वरूप है क्या। इस बात पर प्रकाश डाला है हम अपनी भूमि से जितना परिचित होंगे उसकी सुंदरता और उपयोगिता को हम उसकी महिमा को जानेंगे और उतना ही भीतर राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होगी। बिना भूमि से जुड़े जो राष्ट्रीय विकसित होता है निर्मूल होने के कारण टिकाऊ नहीं होगी। साथियों, यह इसका संदर्भ है और यही संदर्भ अगर आप परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। साथियों, संदर्भ उपयोग प्रसंग हो गया। अब आगे व्याख्या की बात। इस पृथ्वी के निर्माण में देवताओं ने निर्माण किया है, वह अनंत काल से है। इसके प्राकृतिक रूप और सौंदर्य के प्रति सजग होना हमारा कर्तव्य है। भूमि के प्रति जो जितना जागरूक है उसकी राष्ट्रीयता उतनी ही प्रबल होती है और अपनी मातृभूमि से बिना भूमि के जुड़े हुए हमारे अंदर राष्ट्रीयता के भाव विकसित नहीं हो सकते। जब तक हम अपनी मातृभूमि से परिचित नहीं होंगे, उसके सौंदर्य के विविध आयामों का अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उसके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? प्रेम के लिए परिचय आवश्यक है। अतः मातृभूमि के प्रति राष्ट्रीयता का भाव विकसित करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम उसके स्वरूप से परिचित हों। सही अर्थों में राष्ट्रीय विचारधारा को विकसित करने में पृथ्वी की प्रमुख भूमिका है। वह सही मायने में राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है। लेखक का विचार है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है और अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहराई तक जुड़ी होंगी, राष्ट्रीय भावनाओं का अंकुर उसी मात्रा में पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी मातृभूमि के बारे में और उसके भौतिक स्वरूप के संबंध से अधिक जानकारी प्राप्त करें। यही नहीं अपितु उसके सौंदर्य और महत्व उपयोगी महिमा से भी परिचित होंगे और मातृभूमि के प्रति उक्त भाव जितने प्रबल होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही सबल भीति पर टिकेगी। साथियों, अब साहित्यिक सौंदर्य की चर्चा की जाए तो क्या है? साथियों, साहित्यिक सौंदर्य है लेखक ने राष्ट्रीयता का संबंध भूमि से जोड़ा है। जिसे अपने देश के भूगोल की जानकारी नहीं, वह भला राष्ट्र से क्या प्रेम करेगा? नंबर 2, लेखक भूमि को राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीयता की जननी स्वीकार करता है। इस अवतरण में भाषा शुद्ध परिनिष्ठ एवं संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक है। इस अवतरण में लेखक ने गंभीर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि परिचय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। जो राष्ट्र अपने स्वरूप से परिचित नहीं, जो राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र के स्वरूप से परिचित नहीं होते, उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम के अंकुर भला क्यों उत्पन्न होंगे? साथियों, यह था पहला जो गद्यांश था उसका संदर्भ सहित व्याख्या। साथियों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों, संदर्भ संकेत राष्ट्र का तीसरा अंग डॉट डॉट राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो साथियों, संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा, प्रसंग सिर्फ बदलता है। तो प्रसंग है लेखक के मतानुसार राष्ट्र के 3 अंग हैं।
भूमि, जन और संस्कृति। वह संस्कृति को जन का मस्तिष्क मानता है और जिसके विकास के बिना राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हो सकता। यदि भूमि और जन को अपनी संस्कृति से अलग कर दें तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। साथियों, अब व्याख्या की बात आती है। यह हो गया हमारा प्रसंग। अब व्याख्या। तो भूमि और जन, संस्कृति, ये तीनों राष्ट्र के अंग हैं। संस्कृति को राष्ट्र का तीसरा अंग माना जा सकता है। युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण मानव करता आया है वही उसकी संस्कृति बन जाती है। संस्कृति का मानव जीवन से एक गहरा संबंध हमें देखने को मिलता है। संस्कृति से रहित जन की स्थिति मस्तिष्क रहित धड़ या कबंध की भांति है। मस्तिष्कहीन होने पर शरीर व्यर्थ होता है, उसी प्रकार संस्कृति रहित होने पर राष्ट्र का कोई महत्व नहीं रहता। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से रहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। तो साथियों, यही है, क्योंकि संस्कृति यानी एक राष्ट्र का तीसरा अंग बहुत जरूरी है। भूमि का और जन का और संस्कृति, यह तीनों का अंग ही राष्ट्र का अंग बनाता है। साथियों, तो राष्ट्र के अंग के लिए क्या चीज़ जरूरी था? संस्कृति बहुत जरूरी है। संस्कृति नहीं होगी तो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। साथियों, साहित्यिक सौंदर्य की अब चर्चा करें तो संस्कृति का राष्ट्र का एक अंग बता संस्कृति को राष्ट्र का एक अंग बताकर वासुदेव शरण ने उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। नंबर 2, दूसरी बात कहूँ तो संस्कृति के बिना राष्ट्र का लोप हो जाता है। संस्कृति नहीं होगी तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। विवेचनात्मक शैली में इन्होंने इस चीज़ का बताया है। और भाषा शुद्ध परनिष्ठ एवं संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। साथियों, अब अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ संकेत जीवन के विटप का पुष्प डॉट डॉट संस्कृति का विकास करती हैं, अथवा दूसरे रूप में भी आ सकता है या दूसरे शब्द संकेत में भी आ सकता है कि ज्ञान और कर्म डॉट डॉट समन्वय पर निर्भर है। साथियों, संदर्भ पूर्ववर्त रहेगा और प्रसंग बदलेगा, जैसे कि पहले ही कह चुका हूँ। प्रसंग यह है इस संदर्भ संकेत का। इस अवतरण में लेखक ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया है। एक राष्ट्र में अनेक संस्कृतियां विकसित होती हैं, उनमें पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय का भाव रहना चाहिए। साथियों, इस प्रसंग से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं और उसी पर पूरी व्याख्या कही गई है। साथियों, जब आप पूरे निबंध को पढ़ेंगे तब यह बात आपको समझ में आएगी कि इसमें इन्होंने आखिर क्या कहा है। शब्द संकेत के द्वारा हम सिर्फ इन बातों को समझते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का गद्यांश उन्होंने लिया है। साथियों, तो अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। लेखक का मत है कि यदि जीवन को एक वृक्ष मान लें तो इस जीवन रूपी वृक्ष में संस्कृति रूपी पुष्प विकसित होता है, जिसकी सुगंध दूर दूर तक व्याप्त हो जाती है। किसी राष्ट्र की संस्कृति जितनी सुंदर और विकसित होगी उतना ही सौंदर्य राष्ट्र के जनजीवन में व्याप्त होगा। संस्कृति का विकास ज्ञान और कर्म से होता है। इस भूमि पर बसने वाले लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में सोच विचार कर नई नई बातें खोज की हैं और कर्म के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उन्हीं के सम्मिश्रण से संस्कृति का विकास हुआ है। यही कारण है कि हर राष्ट्र की संस्कृति अलग अलग होती है। लेखक की मान्यता है कि राष्ट्र में रहने वाली विभिन्न जातियों अपनी अपनी विशेषताओं के अनुरूप जीवन शैली का विकास करती हैं, इसलिए उनका रहन सहन, आचार विचार, खान पान, शिक्षा, समाज व्यवस्था अलग अलग होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जातीय संस्कृति का विकास एवं निर्माण होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि एक राष्ट्र में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियां अपनी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, किंतु उन सबका मूल आधार परस्पर समन्वय और सहिष्णुता की भावना में निहित रहता है। इस समन्वयशीलता के कारण ही राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाती है। साथियों, अब आगे बात करते हैं साहित्यिक सौंदर्य की। लेखक ने संस्कृति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उसने ज्ञान और कर्म का प्रतिफल स्वीकार किया है। यह बताया है कि देश की उन्नति सभी संस्कृतियों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती है। दूसरी बात, विवेचनात्मक और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। भाषा परनिष्ठ हिंदी है। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की ओर। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अब गद्यांश है, जंगल में जिस प्रकार डॉट 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 राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साथियों, यह है संकेत।
संदर्भ साथियों पूर्ववर्त रहेगा और प्रसंग है या कि लेखक का मत है कि समन्वय के माध्यम से ही राष्ट्र में सुख, शांति और प्रगति का संचार होता है। साथियों, जिस प्रकार जंगल में नाना प्रकार की लताएं, वृक्ष, वनस्पतियां एक साथ रहकर उसकी शोभा वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न भिन्न संस्कृतियां परस्पर मिलकर राष्ट्र की शोभा बढ़ाती हैं। साथियों, यह हो गया प्रसंग। अब बात करते हैं व्याख्या पर। साथियों, समन्वयशीलता ही राष्ट्र की उन्नति का बीज है। जिस प्रकार जंगल में नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं और वनस्पतियां बिना किसी विरोध का एक साथ पनपते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न लोग अपनी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बावजूद एक साथ रहकर राष्ट्र की उन्नति करते हैं। जंगल की अकेले शोभा अकेले वृक्ष नहीं बढ़ाते, ना ही अकेले वनस्पतियां या लताएं बढ़ाती हैं, अपितु एक साथ मिलकर इस शोभा को उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे के सहयोगी हैं और विरोधी नहीं हैं। यही स्थिति देश के में पनपने वाली अनेक संस्कृतियों की भी है। राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण इन सभी संस्कृतियों के परस्पर सहयोग और समन्वय से होता है। समन्वयशीलता की प्रवृत्ति से ही राष्ट्र का विकास सुखदायी बनता है। लेखक का विचार है कि जिस प्रकार जल अनेक धाराओं से प्रवाहित होकर नदी का रूप धारण कर लेता है और नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार जल सागर का रूप धारण कर एक रूपता को प्राप्त कर लेता है, उसे विशाल और विराट शक्ति बन जाता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न लोगों की संस्कृतियां परस्पर मिलकर राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। वह हमारी शक्ति भिन्नता में व्याप्त एकता समन्वय की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति की प्रमुख यही विशेषता है। साथियों, अब बात किया जाए इन्होंने साहित्यिक सौंदर्य क्या कहा है, तो साहित्यिक सौंदर्य है, लेखक ने समन्वयशीलता की हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रधान गुण माना है। समन्वयशीलता ही प्रधान गुण है संस्कृति का, समन्वयशीलता। साथियों, दूसरी बात है विभिन्नता में एकता ही हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं है। इस बात को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। लेखक ने उद्धरण शैली का प्रयोग करते हुए उदाहरण जंगल, लता, वृक्ष, वनस्पतियां, समन्वय और जल की अनेक धाराओं का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति समन्वय की प्रवृत्ति का स्पष्ट किया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, परिनिष्ठ, खड़ी बोली और विवेचनात्मक उद्धरण शैली का प्रयोग यहाँ किया गया है। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की ओर। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, इम्पोर्टेंट है, मैंने भी पढ़ा और आप भी पढ़ें। साथियों, तो अवश्य सुने। संदर्भ संकेत। साथियों, पूर्वजों ने चरित्र ... राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, या दूसरे प्रारूप में भी आ सकता है पूर्वजों ने चरित्र ... स्वाभाविक प्रकार है। तो इसका प्रसंग है साथियों, राष्ट्र के उत्थान के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान को और अधिक सुंदर और लाभप्रद बनाने के लिए करें। अतीत हमारे लिए भार न बने, अपितु वह हमें शक्ति और संबल दे सके, हम राष्ट्र की प्रगति कर सकें। इसीलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसकी व्याख्या की। साथियों, हमें पूर्वज से धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में कुछ उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है, उस पर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। साथियों, हम गौरव और गर्व के साथ उसे धारण करें। अतीत के उस दाएं का उपयोग अपनी वर्तमान को सुंदर और कल्याणकारी बनाने में करें। राष्ट्र का उत्थान तभी हो सकता है या होता है जब हम अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में करें। भावी प्रगति का यही सबसे सुगम मार्ग है। जिस देश में भूतकाल वर्तमान के सभी बोझ बन जाता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम भूत को वर्तमान का बोझ न बनाएं। हमारा यह अतीत का ज्ञान हमारा संबल बने, हमारी शक्ति बने, तभी हमारा वर्तमान और भविष्य एवं सुखद एवं आनंदमय हो सकेगा। हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं जो अपने इतिहास में सबक लेता है, इतिहास से सबक लेता है, अपने अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान और भविष्य को संवारने में करता है। राष्ट्र के संवर्धन का यही स्वाभाविक एवं सुगम मार्ग है। यह बात हमें भली भांति समझ लेनी चाहिए। साथियों, अब बात किया जाए साहित्यिक सौंदर्य की, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्यिक सौंदर्य क्या बतलाया है इसमें। लेखक का यह मत है, यानी वासुदेव शरण का यह मत है, भूत हमारे लिए बोझ न बने, अपितु हमारी शक्ति बने, तभी हम राष्ट्र का उत्थान कर सकेंगे। अतीत और वर्तमान के समन्वय पर जोर दिया गया है। जो जातियां अपने इतिहास से सबक नहीं लेती, उनका नामो निशान मिट जाता है।
लेखक ने व्यंजित किया है भाषा शुद्ध परनिष्ठ खड़ी बोली, तत्सम शब्दावली, बहुलता, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इस अवतरण में किया गया है। साथियों, अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों की। सूक्तियों में साथियों संदर्भ प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत है। बहुत नहीं 3 से 4 सूक्तियां हैं जो अक्सर आती हैं पेपरों में। एक वाक्य में दिया होता है, उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो प्रस्तुत है कुछ सूक्तियां, उनकी संदर्भ सहित व्याख्या। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। साथियों, यह है सूक्ति। प्रसंग है राष्ट्र के 3 अंग लेखक ने स्वीकार किए हैं, भूमि, जन और संस्कृति। तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। भूमि अपने निवासियों के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम जिस भूमि पर निवास करते हैं उसे अपनी माता समझें, क्योंकि वह हमारा पालन पोषण करती है। पृथ्वी के प्रति यह मातृभाव रखने पर ही पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी मातृभूमि बनती है। साथियों, ये हो गया प्रसंग और अब व्याख्या की बारी। व्याख्या है, इस भूमि पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह भूमि को अपनी माता समझे तथा स्वयं को उसका पुत्र माने। यह भाव विकसित होने पर इस मातृभूमि के प्रति स्नेह भाव जागृत होगा। हम मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य का पालन को सचेष्ट हो सकेंगे और इससे हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावों का विकास होगा। जन जन के हृदय में यह भाव पल्लवित होगा कि यह हमारी मातृभूमि है, भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तभी सच्चे अर्थों में हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सकेगी। लेखक इस सूक्ति में यही कहना चाहता है। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे नई सूक्ति की ओर और उसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या की ओर। साथियों, राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यह दोस्तों एक प्रसिद्ध सूक्ति है। साथियों, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। साथियों, संदर्भ वही रहेगा, कोई भी आए गद्यांश इसमें का प्रसंग बदल जाता है। प्रसंग यह है कि जब तक किसी व्यक्ति में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। राष्ट्रीयता के भाव व्यक्ति के हृदय में जितनी गहराई तक व्याप्त होते हैं, उसी अनुपात में उसमें राष्ट्रीय भावों का विकास भी होता है। साथियों, अब व्याख्या की ओर। लेखक का विचार है कि भूमि या पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देती है। क्या कहता है कि भूमि या पृथ्वी ये समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देती है। जो इस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, इसके प्रति भावात्मक संबंध रखता है, उसके हृदय में राष्ट्रीयता के भाव भी उतनी गहराई तक निहित रहते हैं। साथ ही राष्ट्रीयता की जड़ जितनी गहरी होती है, उतनी ही अधिक राष्ट्रीय भावना व्यक्ति के हृदय में पल्लवित होती है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी भूमि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इससे हम अपनी मातृभूमि के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। इसके प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। साथियों, अब आगे बात करते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। साथियों, ज्ञान और कर्म दोनों होगा तभी संस्कृति हमें दिखाई देगी। लेखक का मत है कि संस्कृति का विकास ज्ञान और कर्म के समन्वय से होता है। अगर ज्ञान और कर्म नहीं है तो संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। साथियों, यह है प्रसंग। अब मैं व्याख्या की बात करता हूँ। यह अंतिम प्रसंग और अंतिम संदर्भ और इसकी व्याख्या है। साथियों, जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसे प्राप्त करने के लिए कर्म और संस्कृति का विकास होता है। जब तक हम अपने संचित ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा का पारस्परिक समन्वय नहीं करते, तब तक संस्कृति का प्रकाश नहीं फैला सकते। राष्ट्र के स्वरूप के महत्वपूर्ण गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ बनी रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।